Hey my dear students, this is विश्वजीत and you are watching StudyNet। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन टू बर्थ देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई होप कि हम लोगों ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग पुराने वीडियोस देख लिए हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद जाकर आता है हमारा ये टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले। सबसे पहला, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। एंड व्हाई इट अकर्स इन फीमेल, ये फीमेल में आखिर होता ही क्यों है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का प्लासेंटा का आखिर फंक्शन क्या है और वो क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन जायगोट, एम्ब्रायो एंड फीटस, एम्ब्रायो, फीटस एंड जायगोट, इन तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ ट्विन्स आर फॉर्म्ड। अच्छा है ना कि आखिर ये जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ना एक दफ़ा तो माइंड में ये क्वेश्चन आया ही होगा कि आखिर ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो आखिर पैदा कैसे होते हैं, क्या रीज़न है। क्योंकि एक बार में एक ओवम में तो एक ही स्पर्म जाता होगा, और जब एक ही स्पर्म जाएगा तो उससे दो बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं भाई। तो इतना दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाओ, मैं तुम लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक के लिए वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले देखो ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी जब स्पर्म ओवम में जाकर मिक्स हो जाता है, फ्यूज कर जाता है, इसी प्रोसेस के तो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन का कोई भी विमन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसके बच्चे नहीं हो सकते। तो फर्टिलाइजेशन इज द इनिशियल प्रोसेस ऑफ अ बेबी, जिसको हम कह सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भाई दो तरह के होते हैं, क्या क्या। फर्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, डैट मीन्स बॉडी के अंदर ही स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलते हैं। और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग या टोड्स और फिशेस जो होती हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है, डैट मीन्स स्पर्म एंड ओवम जो है वो बॉडी के बाहर जाकर फ्यूज करता है या बाहर जाकर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, या इसको हम एक तरह से कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझना। मेंस्ट्रुएशन आखिर होता क्यों है। सबसे पहले देखो, जब एक ओवरी से, ये अगर ओवरी है, इस ओवरी से जब एक रिलीज होता है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब ओवरी से एक एग रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब होगा क्या, देखो, द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow और menstruation। कहने का मतलब क्या है, ये मैं तुम लोगों को फिगर से बताता हूँ। ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, ये जो इंडोमेट्रियम है, ये यहाँ पे देख सकते हो, इंडोमेट्रियम जो ब्लड का बना होता है यूटेरस लाइनिंग में, आखिर ये बनता ही क्यों है, समझो पहले गौर से। जब ओवरी से एक एग रिलीज होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए यूटेरस में पहुंच जाता है। यूटेरस में पहुंच जाने के बाद इस इंडोमेट्रियम का काम होता है उस एग को पकड़ के रखने का। ठीक है, और वो किस एग को पकड़ के रखेगा, जो एग फर्टिलाइज्ड हो चुका होगा। जब तक वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तब तक इंडोमेट्रियम उस एग को पकड़ के नहीं रखेगा। अब होता क्या है कि हर 28 डेज पर एक बार एक ये रिलीज हो जाता है, 14 डेज पर, हर 14 डेज पर एक एग जो है वो ओवरी से रिलीज होता है। और जब रिलीज होता है तो डेफिनेटली जब यहाँ पे एग आएगा तो भाई उसको फर्टिलाइज होने के लिए क्या चाहिए होगा, स्पर्म चाहिए होगा। अब जब एक विमन को या फिर एक वुमन को, एक गर्ल को स्पर्म नहीं मिल पाता तो उस समय वो एग फर्टिलाइज भी नहीं हो पाता। और जब एक फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो ये इंडोमेट्रियम का फिर क्या काम, वो इंडोमेट्रियम ब्लड के फॉर्म में यहाँ से वजाइना से बाहर आ जाता है, और इसी को हम दूसरे शब्दों में पीरियड्स कहते हैं। गर्ल्स को जो पीरियड्स आता है ना, ये पैड्स जो वो यूज़ करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।
और पीरियड आने से सिर्फ यही नहीं होता है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगता है, उन्हें इरिटेशन होने लगती है, उन्हें हेडेक होने लगती है एंड बहुत सारी चीज़ें। उनके बॉडी से बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, वाटर उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक नेचुरल साइकिल है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो के थ्रू आप लोग जो है ना वो उसको इजीली कैच कर सकते हो। सो लेट्स प्ले द वीडियो। A period is part of something called the menstrual cycle, which starts in girls when they reach puberty, any time from around the ages of 8 to 16. It happens to girls all over the world and it's perfectly natural. We have this cycle to produce eggs for fertilization. It's an important part of the reproductive process that enables women to become pregnant and have a baby if they want to. During the menstrual cycle, the uterus prepares itself for implantation of a fertilized egg. If this does not occur, the uterus lining is shed from the body. This is known as menstruation or a period. Let's look at the cycle. The start of the cycle, day 1, is when bleeding from the vagina begins. This is caused by the loss of the lining of the uterus, with a little blood. Around days 4 to 7, the loss of blood stops. The lining of the uterus begins to thicken and an egg cell starts to mature in one of the ovaries. At about day 14, the mature egg cell is released from the ovary. This is called ovulation. The egg cell travels down the fallopian tube towards the uterus. If the egg cell meets and joins with a sperm cell, it is fertilized. It attaches to the lining of the uterus and the woman becomes pregnant. If the egg cell does not meet with a sperm cell, the lining of the uterus begins to break down and the cycle repeats. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर इस वीडियो में क्या कहा गया था, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, मैंने बता दिया ना यहाँ पे कि ये जो हमारा ओवरी होता है यहाँ से एक एग रिलीज़ होता है, तो इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और यहाँ से रिलीज़ होकर जब ये इस पॉइंट पर पहुँचता है तो इसको स्पर्म चाहिए होता है, ठीक है। और जब स्पर्म नहीं मिलता तब ये एग अनफर्टिलाइज होता है, और अनफर्टिलाइज एग को एंडोमेट्रियम पकड़कर नहीं रखता। तो इन केस ये एग तो बाहर निकलता ही है, साथ साथ में जो एंडोमेट्रियम जो होता है ये ब्लड वेसल से बना होता है, ब्लड सेल से बना होता है, ये भी बहकर निकलने लगते हैं। जब एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, एंडोमेट्रियम का कोई काम वहाँ पे है ही नहीं, तो आखिर एंडोमेट्रियम वहाँ पे रुकेगा क्यों, और वो वहाँ से बहकर निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। सो चलो चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक टर्म है डेट इज़ मेनार्क एंड मेनोपॉज। आखिर ये मेनार्क एंड मेनोपॉज होता क्या है समझो। जब फर्स्ट टाइम किसी भी गर्ल को पीरियड आता है, जब फर्स्ट टाइम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको हम कहते हैं मेनार्क, जो 10 से 12 ईयर्स के एज में होता है। यानी पहला जो पीरियड होता है वो 10 से 12 में कभी भी आ सकता है, ठीक है। और अब क्या होता है, मैंने एक और पॉइंट बताया था कि विमेन के ओवरी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स होती हैं। डैट मीन्स कि वो लाइफ टाइम तक बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, वो बेबी को जन्म नहीं दे सकती। तो इसीलिए उनका जो एवरेज ईयर होता है 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज ही होता है, जिस एज तक वो बेबी को जन्म दे सकती है। डैट मीन्स कि अगर मैं इसको बहुत एक्सटेंड करूं तो ये 52 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो एक फीमेल जो है वो 52 ईयर्स तक के एज तक हार्डली कोई भी बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है, जन्म दे सकती है। लेकिन मेल के कंपैरिजन में ऐसा कुछ नहीं है। मेल का जो टेस्टिस होता है, टेस्टिकल्स होते हैं, वो क्या करता है, लाइफ टाइम तक स्पर्म को रिलीज करते रहता है, प्रोड्यूस करते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि मेनोपॉज जो होता है वो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। डेट मीन्स कि 52 ईयर्स के एज के बाद अब कोई भी वुमेन जो है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता उनमें, ठीक है, और वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती। तो मेंस्ट्रुएशन होने के कारण ही वुमेन प्रेग्नेंट होती है। कोई भी अगर गर्ल, कोई भी वुमेन अगर प्यूबर्टी में होती है और उस समय अगर वो फिजिकल हो जाती है, डेफिनेटली उस समय एग रिलीज हो रहा होता है और उसे अगर स्पर्म मिल जाता है तो वो उसी समय प्रेग्नेंट हो जाती है। चाहे वो 13 ईयर की एज में हो, 14 में हो, 15 में हो, 16 में हो, 17 में हो, किसी भी एज में हो, बस 12 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या फिर 10 से प्लस भी होता तो चलेगा। नेक्स्ट,
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, आखिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमारा ये जो लाइनिंग बना हुआ था यहाँ पे, ये देखो, ये जो लाइनिंग यहाँ पे हमारा बना हुआ था, ये यहाँ पे सबसे पहले ये एग आया और एग आकर इंडोमेट्रियम में आके चिपक गया, सट गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोमेट्रियम, और ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रायो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहाँ पे इज नहीं होगा, इन होगा। नेक्स्ट, प्लासेंटा क्या है भाई? प्लासेंटा रिफर्स टू द टेम्पररी वेस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन मैमल्स विच अटैचेस द फीटस टू द यूटेरस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एक मॉम प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसका न्यूट्रिशन सारा का सारा मदर के बॉडी से लेने का काम कौन करवाता है? ये प्लासेंटा। अगर ये प्लासेंटा ही नहीं होगा तो एक मदर एंड बेबी का कनेक्शन ही नहीं होगा। ये ब्लड सेल्स से बना होता है और काफ़ी बड़ा होता है ये, और इसी के थ्रू एक अम्बिलिकल कॉर्ड लगा होता है, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स उस बेबी के अंदर जाता है, लेकिन मदर से न्यूट्रिशन लेने का काम कौन करता है? ये प्लासेंटा। प्लासेंटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले ये 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और ये कोरियन एंड यूटेराइन टिश्यू से मिलकर बना होता है। प्लासेंटा का फंक्शन क्या होता है? प्लासेंटा क्या काम करता है? मदर को और बेबी को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे फिटस का स्पेलिंग FE लिखा हुआ है, आप इसको FOETUS ही समझना। मेडिकल टर्म में फिटस को FE लिखते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द फिटस एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी करवाता है। प्लासेंटा का काम ये भी होता है कि वो मदर के बॉडी से प्योर ब्लड को लेता है जिसमें ऑक्सीजन होता है काफ़ी मात्रा में, और बेबी के बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको फिर ले जाकर मदर के बॉडी में छोड़ देता है। तो पूरा का पूरा जो एक बेबी का न्यूट्रिशन होता है वो पूरे के पूरे मदर पे डिपेंड करता है। यानी अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है और अगर वो सही से खाना नहीं खा रही है, डैट मीन्स बेबी का हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा, उसके हेल्थ के लिए भी ये हार्मफुल होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपने खाने पीने पे काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। खासकर जो ये 9 महीने का समय होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, अपने हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं होगी तो उसका बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा। द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द फीटस इज एक्सक्रेटेड थ्रू द प्लासेंटा। और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होती हैं उसको भी एक्सक्रेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है बेबी के बॉडी से थ्रू प्लासेंटा। ठीक है। सो अब एक टर्म आता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना बच्चों, ये लाइनिंग को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। इस लाइनिंग को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान ही आता है, जो फीटस एंड मदर को कनेक्ट करता है। ठीक है, समझ गए। अब प्लासेंटा जो है वो कुछ देखो ऐसा होता है, मैं एक फिगर बना के देता हूँ, ये समझ लो प्लासेंटा है। ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये बेबी है, मान लो यहाँ पे बेबी है। तो ये प्लासेंटा जो है वो मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट को लेता है और प्लासेंटा से ये भेज देता है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड के पास, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उसको बेबी तक पहुंचा देता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द अम्बिलिकल कॉर्ड इज द बेबीज लाइफ लाइन टू द मदर। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी एंड ऑल्सो कैरीज अवे बेबीज वेस्ट प्रोडक्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 ब्लड वेसल्स, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। वाओ, 3 चीज़ों से बना होता है। 3 ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें, 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है, ध्यान में रखना। गेस्टेशन क्या होता है भाई? द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। कहने का मतलब जब एक फर्टिलाइज्ड होता है उस समय से लेकर जब तक एक बेबी का जन्म नहीं हो जाता तब तक उस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो का एक समअप निकालूं तो आज हम लोग गेस्टेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये देखो, एक बेबी जो होता है वो किस तरीके का होता है। जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के वक्त उसका जो सर है वो नीचे की ओर होता है, ये वजाइना है और ये सर नीचे की ओर होता है, और बेबी को इधर से ऐसे करके पुश किया जाता है ताकि इसके सबसे पहले जो सर है वो बाहर आ जाए, वो अंदर फंसा ना रह जाए। अब होता क्या है, ज़रा गौर से देखोगे तो ये है प्लासेंटा। मैं इसको क्लियर करता हूँ।
ये देखो यहाँ पे ये पार्ट है प्लासेंटा, ये देखो। अब होता क्या है, जब बेबी की डिलीवरी कर दी जाती है तो बेबी तो निकल गया, साथ में उसका अम्बिलिकल कॉर्ड भी उसके साथ ही निकलेगा और फिर पुश करके उस प्लासेंटा को भी निकाल दिया जाता है। सबसे पहले तो ये नेचुरली बाहर निकलता है, मदर जो है वो थोड़ा प्रेशर लगाएगी तो वो प्लासेंटा अपने आप निकल जाता है। पर अगर कुछ देर तक वो ना निकले तो डॉक्टर्स मैन्युअली इसको बाहर निकालते हैं और निकालना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद पता ही है क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, क्योंकि अब जब वो बाहर वर्ल्ड में आ चुका है तो अब उसको अम्बिलिकल कॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, मदर से कोई मतलब नहीं है। अब वो क्या करेगा, अपने माउथ से ही खाना पीना सारा कुछ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर एक जायगोट, एम्ब्रायो एंड फीटस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सी मैं बात बता देता हूँ, जब एक एग फर्टिलाइज होता है तब वो जायगोट के फॉर्म में होता है, फिर वो जायगोट जो है वो अलग अलग सेल में डिवाइड होने लगता है, तब वो बन जाता है एम्ब्रायो। ठीक है, और उसके बाद जब वो और बड़ा होता है तो वो बन जाता है फीटस। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आई होप कि बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पहले आता है हमारा, मैं यहाँ पे एक टर्म दे देता हूँ, सबसे पहले होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बनेगा जायगोट, उसके बाद बनेगा एम्ब्रायो, उसके बाद बनेगा फीटस एंड लास्ट वो फॉर्मेशन हो जाता है एक बेबी का। तो इतना लंबा ये प्रोसेस चलता है, टोटल अगर मैं बोलूं तो 9 मंथ्स तक चलता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एक जुड़वा बेबी कैसे पैदा होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको भी जरा सा देख लेते हैं। अब होगा क्या, जरा गौर से समझना। तो जब एक जुड़वा बच्चा पैदा होता है, ट्विन जब होता है, इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि अगर वो लेडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसका बॉडी सही से काम नहीं कर रहा है, तो होता क्या है कि एक बार में एक ही ओवरी से एग रिलीज होता है, लेकिन किसी हार्मोनल चेंज के कारण हो सकता है कि दोनों ओवरी ने एक ही बार में एक एक एग रिलीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक एग आ चुका है और यहाँ पे एक एग आ चुका है, और इसी वक्त अगर वो लेडी फिजिकल हो जाती है किसी भी मेल से, तो यहाँ से स्पर्म इंटर करेगा, और हमें पता है कि एक एग को सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज़ करता है। तो एक स्पर्म ने इसको फ्यूज़ कर दिया और एक स्पर्म ने इसको फ्यूज़ कर दिया, तो इन केस एक ही यूटेरस में 2-2 बेबीज फॉर्म हो गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये दोनों ट्विंस तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब बोलोगे भाई आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये मेल हो, ये फीमेल हो सकता है कि दोनों फीमेल हो सकता है कि दोनों मेल हो, या हो सकता है कि ये मेल हो और ये फीमेल हो। डैट मीन्स इसका जेंडर जो है वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। भले दोनों ट्विन है लेकिन आइडेंटिकल ट्विन नहीं होंगे। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। अब आते हैं हम लोग सिनेरियो नंबर 2 की एक और तरीके से कैसे कोई जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अब होगा क्या देखो, अब यहाँ से एक एग रिलीज हुआ, ये रिलीज होकर यहाँ पे हमारा यूटेरस में पहुँच गया। अब यहाँ से एक स्पर्म आया, इसने क्या किया, इसको फ्यूज कर दिया। अब ये एग जो है वो बट गया 2 भाग में, मतलब एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बट गया 2 जायगोट में, एक जायगोट से 2 जायगोट बन गया। तो अब ध्यान रखना कि मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं XY, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं XX। अब ऑलरेडी जब इस ओवम को एक दोनों में से कोई क्रोमोसोम मिल चुका होगा तो ये दोनों के दोनों चाहे तो गर्ल होंगे या दोनों के दोनों चाहे तो बॉय होंगे, और काफ़ी मात्रा में इनके आइडेंटिकल ट्विंस होने के चांसेस हो जाते हैं। दैट मीन्स कि दोनों गर्ल देखने में एक जैसी होगी या दोनों लड़के जो है वो देखने में एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि समझ में आ गया कि ट्विंस कैसे होते हैं। 2 सिनेरियो मैंने बताया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला सिनेरियो ये था कि एक बार में दोनों ओवरी से एग रिलीज होगा और स्पर्म जाकर दोनों एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। और जब ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे ट्विंस फॉर्म होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते हैं, उनका जेंडर भी अलग अलग होता है। दूसरा सिनेरियो मैंने क्या बताया कि एक ही एग जब यहाँ से रिलीज हुआ और वो
एक स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया, अब उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद वो 2 भाग में बट जाता है, तो इन केस यहाँ पे हमारे आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये दोनों चाहे तो गर्ल होगा या दोनों चाहे तो बॉय होगा। सो आई होप कि ये वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें और साइंस के ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं कवर करते रहूँगा। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।